नमस्कार, 20 मिनट 20 खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषिका। अगले 20 मिनट में आपको हम 20 अहम खबरों से रूबरू कराने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। अमरनाथ में बादल फटने के बाद हुए भीषण हादसे के बाद भी अमरनाथ यात्रा के लिए जाने वाले श्रद्धालुओं की हिम्मत में कोई कमी नहीं आई। शुक्रवार की देर रात को अमरनाथ यात्रा के लिए तीर्थ यात्रियों का एक नया जत्था जम्मू बेस कैंप से कश्मीर के बालटाल और पहलगाम बेस शिविरों के लिए रवाना हुआ। एक तीर्थ यात्री ने कहा कि हम पहलगाम की ओर जा रहे हैं। भगवान भोलेनाथ सभी तीर्थ यात्रियों की रक्षा करेंगे। हालांकि बालटाल और पहलगाम के आगे यात्रा रोक दी गई। वहीं अमरनाथ गुफा के पास बादल फटने से हुए हादसे में मरने वालों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। 45 लोग अभी लापता हैं। सेना ने शनिवार सुबह रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। 6 लोगों को एयरलिफ्ट किया गया। उधर माउंटेन रेस्क्यू टीम लापता लोगों की तलाश में जुट गई है। अमरनाथ गुफा के पास शुक्रवार शाम 5:30 पर बादल फटा था। जिस समय बादल फटा उस समय गुफा के पास 10 से 15 हजार श्रद्धालु मौजूद थे। इस घटना में मरने वालों में 3 महिलाएं भी शामिल हैं। आईटीबीपी ने बताया कि 15,000 लोगों को पवित्र गुफा के पास से सुरक्षित पंचतरणी ले जाया गया है। बादल फटने के कारण पहाड़ों से तेज बहाव के साथ आए पानी से श्रद्धालुओं के लिए लगाए गए करीब 25 टेंट और 2 से 3 लंगर बह गए। बारिश से पूरे इलाके में तेजी से पानी भर गया और कई लोग इसकी चपेट में आ गए। कई श्रद्धालु लापता हैं और उनके तेज बहाव में बह जाने की आशंका है। देश के कई राज्यों में मानसूनी बारिश के कारण आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कई इलाकों में तो बारिश आफत बनकर बरस रही है। गुजरात के अहमदाबाद और सूरत सहित कई शहरों में भारी बारिश लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन गई है। भारी बारिश से जहां अहमदाबाद और सूरत के कई इलाके पानी पानी हो गए हैं, वहीं जामनगर और कच्छ में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। अहमदाबाद में तो ऐसी मूसलाधार बारिश शुरू हुई मानो बादल फट गया हो। सिर्फ 2 घंटे में ही उस्मानपुरा इलाके में 9 इंच तो गोमतीपुर, विराटनगर और चकुडिया में भी 6 इंच पानी गिर गया। इससे शहर की सड़कें तालाब में बदल गईं और जगह जगह लंबा ट्रैफिक जाम लग गया। सूरत में भी जमकर बारिश हुई। यहाँ 2 घंटे में 2.5 इंच बारिश रिकॉर्ड की गई, जबकि इस 2 घंटे में उमरपाड़ा महुआ तहसील में 4 इंच बारिश हुई। राजस्थान के उदयपुर और महाराष्ट्र के अमरावती में हुए बर्बर हत्याकांड के विरोध में दिल्ली में विश्व हिंदू परिषद ने संविधान संकल्प यात्रा का आयोजन किया। इस संविधान संकल्प यात्रा में कई बड़े संत, महात्मा और सेना के रिटायर्ड अफसर शामिल हुए। ये संकल्प यात्रा राजधानी दिल्ली के मंडी हाउस से शुरू हुई और जंतर मंतर तक खत्म हुई। वीएचपी के दावों के मुताबिक इस संविधान संकल्प यात्रा में 50,000 से ज्यादा लोग शामिल हुए। इस यात्रा में वीएचपी सहित कई बड़े हिंदू संगठन शामिल हुए। इस यात्रा को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। शहर के चप्पे चप्पे पर बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई ताकि यात्रा के दौरान किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटा जा सके। पुलिस ने यात्रा के दौरान किसी भी तरह के विवादित नारे लगाने की इजाजत नहीं दी थी। साथ ही इस पूरे आयोजन की वीडियोग्राफी भी करवाई गई। भरतपुर रेलवे स्टेशन पर जाना यानी अपनी जान पर खेलने के समान हो गया है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है, ये तस्वीर देखकर आप खुद समझ सकते हैं। देखिए ये शख्स कैसे स्टेशन के आतंक से बचने की कोशिश कर भाग रहा है। बदहवास सीढ़ियों पर भागने के दौरान ये गिर भी पड़ता है, लेकिन फिर उठकर भागता है और आखिरकार अपनी जान बचाने में कामयाब रहता है। ये तस्वीरें भरतपुर रेलवे स्टेशन की हैं, जहां आए दिन बंदरों की धमाचौकड़ी देखने को मिल रही है। बंदरों का आतंक इतना है कि स्टेशन से गुजरने वाले लोगों के दिल दहशत से भर जाते हैं। बंदर लोगों के हाथों से मोबाइल और दूसरे सामान छीनकर ले जाते हैं। स्टेशन पर बंदरों का इतना आतंक है कि इन पर नजर पड़ते ही लोगों की घिघी बंध जाती है। बंदरों के आतंक से परेशान लोगों ने रेलवे प्रशासन को शिकायत भी की है, लेकिन अभी तक बंदरों को पकड़ने की कवायद शुरू नहीं की गई है। बंदरों का बहुत ही ज्यादा आतंक है। रेलवे स्टेशन पर, घरों में, इधर उधर बहुत ज्यादा आतंक है। छोटे छोटे बच्चे निकलते हैं तो उनको खा भी जाते हैं, छत पे से बिगड़ जाते हैं। कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जो चोटी हुए हैं अभी कुछ दिन पहले। धाय धाम काम सब त्यागी, मनहु रंग निधि लूटन लागी। सिरोही के स्वरूपगंज की ये तस्वीरें देखकर सहज ही रामचरितमानस की चौपाई याद आ जाती है। अंतर सिर्फ ये है कि उस चौपाई में लोग राम लक्ष्मण के दर्शन के लिए सब काम धाम छोड़कर दौड़े चले आते हैं। यहाँ लोग सब काम छोड़कर घी लूटने चले आए। दरअसल स्वरूपगंज हाईवे पर घी से भरा एक टैंकर पलट गया, जिसकी खबर आग की तरह पूरे इलाके में फैल गई। फिर क्या था, जो जहां था वो वहां से दौड़ा भागा चला आया। सबने सोचा ऐसा मौका फिर कहां मिलेगा। देखिए
कितनी कुशलता के साथ हाईवे पर बह रहे घी को लोग समेट समेट कर बर्तनों में भर रहे हैं। लोग घी लूटने में इतना मशगूल हैं कि मन से मानवता शब्द का पूरी तरह लोप हो चुका है। अगर ऐसा नहीं होता तो घी लूटने से पहले उस ड्राइवर को जरूर टैंकर से बाहर निकाल देते, जिसके कारण उन्हें घी लूटने का ये महान अवसर प्राप्त हुआ है। हालत ये थी कि मौके पर पहुंची पुलिस को भी घी की इस लूट को रोकने में 1.5 घंटे लग गए। कोचिंग नगरी में चोर अब नए तरीके अपनाकर वारदातों को अंजाम देकर फरार हो रहे हैं। इसी की एक लाइव तस्वीर सामने आई है। वैन में सवार होकर आए 3 शातिर चोरों ने मेडिकल कॉलेज अस्पताल के सामने एक मेडिकल शॉप को निशाना बनाया और वारदात को अंजाम दिया। चोरों ने वैन को खड़ा करके मेडिकल शॉप की शटर का ताला तोड़ा और फिर शटर को ऊंचा कर अंदर घुस गए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से नकाबपोश शातिर चोर मेडिकल शॉप के अंदर लॉकर और गल्ले को खंगाल रहे हैं। हालांकि मेडिकल शॉप से शातिर चोरों के हाथ कुछ खास रकम नहीं लगी। जानकारी के मुताबिक चोरों के हाथ सिर्फ 5,000 रुपए ही लगे। बताया जाता है कि जब चोर वैन लेकर वहां पहुंचे थे तो एक सायरन की आवाज भी आई, जो सीसीटीवी का सिक्योरिटी फीचर था। इस सायरन को सुनने के बाद चोर थोड़ा घबरा गए, लेकिन इसके बाद भी वारदात को अंजाम दिया। जिस मां ने अपनी कोख में 9 महीने तक रखा, पैदा होने के बाद उसकी हर इच्छा पूरी करने के लिए जी जान एक कर दी, वो मां अब उसी बेटे के जुल्म का शिकार है। जंजीरों में बंधी इस मां को देखिए, इसे जंजीरों ने जकड़ रखा है। उसके ही बेटे और बहू ने। महिला को न तो खाने के लिए ठीक से खाना दिया जा रहा है और न ही सिर पर छत है। तस्वीरें झुंझुनू के भीमसर की चारणों की ढाणी की है। मां पर बेटे के जुल्म की कहानी जब बेटी और भाई को पता चली तो वो मौके पर पहुंचे, लेकिन उन्हें भी मिलने नहीं दिया गया। अब महिला की बेटी और भाई ने इसकी शिकायत सदर पुलिस थाने के अलावा कलेक्टर से की है। बेटी उर्मिला के मुताबिक उसकी मां मानसिक रूप से बीमार है, जिसका इलाज कराने की बजाय जानवरों जैसा बर्ताव किया जा रहा है। करीब 6-7 महीनों से उसकी मां को जंजीरों से बांध कर रखा हुआ है और घर के बाहर ही उसे रखा हुआ है। अब महिला की बेटी उर्मिला और इसी महिला के भाई रामगोपाल ने कलेक्टर से गुहार लगाई है कि वो महिला को उन्हें सौंप दें, ताकि वे उसकी सेवा कर सके और इलाज करवा सके। दोनों अथा में सांकड़ी, दोनों में ताला ही, वो सांकड़ियाँ बैठी अथा का सोचनारी तो आधे घंटे खुला ही है सांकड़ में तींगाना है कुंची खोस की। फिर मारे सित्या तीनों बनी है। बेटा हुआ मेरा बाप अठे पेडू पर कालजे पर 3 लात मारी हमारे सित्या। स्वास्थ्य सेवाओं की सेहत सिर्फ जोधपुर में खराब है, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। चित्तौड़गढ़ तो उससे आगे निकल गया है, जहां मरीजों का इलाज टॉर्च की रोशनी में हो रहा है। तस्वीरें चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा स्वामी विवेकानंद राजकीय अस्पताल की हैं, जहां बिजली कटौती के कारण मरीजों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अस्पताल में 3 से 4 घंटे तक बिजली गुल रहती है, जिसके कारण मरीजों के इलाज पर असर पड़ रहा है। शुक्रवार की रात तो हद हो गई, जब बिजली गुल होने के कारण मरीजों का इलाज टॉर्च की रोशनी में किया गया। बिजली गुल होने के कारण सबसे ज्यादा परेशानी सिजेरियन और सर्जिकल वार्ड में होती है, क्योंकि ऑपरेशन के बाद मरीज अपनी जगह से उठ नहीं सकते। काली बंद थी आज पहले तो ये ठीक थी, मान लीजिए आज कट लेता हूँ। अरे बारक नहीं लेना, ऑपरेशन वाले कट नहीं कट लेना, कति देर वही रोक रहा। परेशान हो रहे हैं जिन्हें हमारा ऑपरेशन हुआ है, हम बाहर ना तो बाहर जा सकते हैं। परिजन हवा कर करके थक गए हैं। प्रशासन को स्टाफ वाले को बताया तो बोले आ जाएगी लाइट है। प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर सरकार दावे तो बड़े बड़े करती है, लेकिन हकीकत जब सामने आती है तो दावे खोखले लगने लगते हैं। जोधपुर के एमडीएम अस्पताल से आई एक तस्वीर भी दावों की पोल खोल रही है। यहाँ आर्थो वार्ड की व्यवस्थाएं खुद ही बीमार हैं। ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ मरीजों को ऑपरेशन थिएटर तक ले जाने के लिए कोई कर्मचारी मौजूद नहीं है। ऐसे में मरीज के साथ आए परिजन खुद ही स्ट्रेचर पर मरीज को लेटाकर ऑपरेशन थिएटर पहुँचा रहे हैं। अस्पताल के वार्ड में मरीज के साथ सिर्फ एक परिजन के रहने की हिदायत है। इस स्थिति में एक अकेला व्यक्ति ट्रॉली लेकर मरीज को ऑपरेशन थिएटर तक कैसे ले जाए, ये बड़ा सवाल है। ऐसे मरीज के तीमारदार के साथ मौजूद वार्ड में मासूम बच्चों ने ये जिम्मा उठाया और अपने बीमार परिजन को ट्रॉली से खींचकर ऑपरेशन थिएटर तक ले जाने की मशक्कत करते हुए दिखाई दिए। मासूम की ये पूरी मशक्कत अस्पताल की बदहाल व्यवस्थाओं की कहानी बयां कर रही है। आप ट्रॉली लेके गए थे चाचा को,
हमें मत दे, कर्मचारी नहीं थे यहाँ लाने के लिए? तो कोई मदद नहीं करता। आपने किसी को बताया? आपने किसी को बताया? लेके गए थे, कहाँ लेके गए? ऑपरेशन थिएटर में लेके गए थे ना? बोल। सिरोही में समय पर सफाई व्यवस्था नहीं होने के कारण अब मौसमी बीमारियों का खतरा फैलने लगा है। नगर परिषद के लापरवाह कर्मचारी खुले में कचरा रखकर घंटों घूमने चले जाते हैं, जिससे गौवंश उस कचरे को खाता हुआ अपनी सेहत को खराब कर ही रहा है। जगह जगह कचरा भी फैल जाता है, लेकिन नगर परिषद के अधिकारियों को ये देखने की फुर्सत कहाँ है। नगर परिषद क्षेत्र में कुल 35 वार्ड हैं, जिसमें सफाई करने के लिए 40 से भी ज्यादा सफाई कर्मी हैं, लेकिन समय पर सफाई तो दूर, कचरा जमा कर सड़कों के किनारे फेंक दिया जाता है, जिससे बदबू फैलती रहती है और आसपास के लोगों का जीना मुहाल हो जाता है। लोगों ने इसकी शिकायत भी पार्षद और नगर पालिका आयुक्त से कई बार की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। नगर परिषद के सफाई निरीक्षक भी टालम टोल करते हैं और सफाई कर्मियों की कमी का हवाला देते रहते हैं। लघु और माध्यमिक उद्योगों के प्रोत्साहन के लिए जयपुर में नेशनल बिजनेस एक्सीलेंस अवार्ड 2022 का आयोजन किया गया। ग्लोबल इंडियन बिजनेस फोरम की ओर से आयोजित कार्यक्रम में दुनिया भर से प्रतिनिधि शामिल हुए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में राज्यपाल कलराज मिश्र रहे। वहीं ग्लोबल इंडिया बिजनेस फोरम के अध्यक्ष डॉक्टर जितेंद्र जोशी सहित कई देशों के उच्चायुक्त और डिप्लोमेट मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्यपाल कलराज मिश्र ने कहा कि देश के विकास में उद्यमियों की भूमिका सबसे अहम है। उन्होंने कहा कि भारत शुरू से ही शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी रहा है। राज्यपाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर देश में लोग नौकरी करने वाले नहीं, बल्कि नौकरी देने वाले ज्यादा बन रहे हैं। औद्योगिकरण के जरिए ही किसी भी देश, राज्य और क्षेत्र को तेजी से विकास हो सकता है। इसीलिए प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की पहल पर देश में उद्यमिता के जरिए ऐसी राहों के सृजन पर जोर दिया गया है जिससे नौकरी करने वाले ही नहीं, नौकरी देने वाले अधिकाधिक लोग तैयार हो किए जा सके, जिससे आत्मनिर्भर भारत का सही मायने में हम साकार उसको अच्छी तरह से कर सकते हैं। इसे कहते हैं वेस्ट से बेस्ट बनाना। भीलवाड़ा में वस्त्र उद्योग से जुड़े एक युवक ने कचरे के रूप में फेंक दिए गए प्लास्टिक से कपड़े तैयार करने की सोची। इस सोच को अमली जामा पहनाने के लिए उसने विदेश से टेक्नोलॉजी की ट्रेनिंग ली और अब हजारों टन प्लास्टिक कचरे को उपयोगी बना रहा है। भीलवाड़ा के कंचन इंडिया लिमिटेड के डायरेक्टर नीलेश बांगड़ के पुत्र आदित्य बांगड़ और भतीजे आयुष बांगड़ ने पर्यावरण में फैल रही गंदगी को हटाने की सोच के साथ ये काम शुरू किया है। वो इसके लिए चाइना गए, जहां उन्होंने पर्यावरण संरक्षण को लेकर जानकारियां इकट्ठी की। इसके बाद उन्होंने भीलवाड़ा आकर अपनी एक ऐसी फैक्ट्री डाली जिसमें उन्होंने कचरे में फेंके गए प्लास्टिक से कपड़े बनाना शुरू किया। इस तरह इस फैक्ट्री में रोजाना 10 टन से ज्यादा कचरे का निस्तारण कर रहे हैं और पर्यावरण संरक्षण के साथ ही कपड़ा भी बना रहे हैं। हमारी कंपनी कंचन इंडिया लिमिटेड ने एक जो प्रोजेक्ट नया लगाया है, उस नए प्रोजेक्ट के लगने के बाद में मार्केट में जो भी वेस्ट के अंदर बोतल्स अपन फेंक देते हैं, कचरे में जो बोतल फेंक देते हैं, वो सारी बोतल्स को इकट्ठा करके, जो कचरे में फेंकी हुई बोतल्स हैं उनको इकट्ठा करके हम लोग यहाँ पर सूट का कपड़ा, शूटिंग का कपड़ा, बच्चों के स्कूल ड्रेस का कपड़ा हमारी इस कंपनी के अंदर बना रहे हैं। कहते हैं कुछ अलग करने का जज्बा हो तो तस्वीर भी अलग दिखती है। ऐसा ही जज्बा दिखाकर झुंझुनू के मंडावा के तहसीलदार सुभाष कुल्हरी ने तहसील ऑफिस की तस्वीर बदल डाली। तहसीलदार कुल्हरी ने जापान के मियावाकी पद्धति से लोकल और देसी प्रजातियों के करीब 1200 पौधे लगाकर मिनी फॉरेस्ट एरिया तैयार कर दिया, जो न सिर्फ पर्यावरण के लिए फायदेमंद है बल्कि जीवन में तनाव कम करने में भी मददगार है। तहसीलदार सुभाष कुल्हरी ने बताया कि इस प्रोजेक्ट पर काम कर रही धरती अमृत कंपनी की टीम ने मिट्टी की जांच के बाद काम शुरू किया और परिसर में करीब 5 गुना 400 मीटर के घेरे में इसे विकसित किया जाएगा। मियावाकी पद्धति से कृत्रिम वन निर्माण में 10 गुना तेज वृद्धि, 30 गुना ज्यादा सघनता और 100 गुना जैव विविधता होती है। इस मिनी नर्सरी में खारा मीठा जाल, खेजड़ी, रोहिड़ा, फोक, कुमुट, शीशम, बरना, चामरोड, अडूसा, हिंगोट, कदम सहित कई प्रजातियों के पौधे लगाए गए हैं। इस मिनी फॉरेस्ट को लगाने में भामाशाह और दानदाताओं ने करीब 3,60,000 रुपए दिए हैं।
सुभाष कुलहरी ने बताया कि पहली बार उन्होंने इस तकनीक को नागौर के मकराना में देखा था। इसके बाद उन्होंने भी राजल देसर में ये नवाचार किया। छात्रों को प्रायोगिक शिक्षा देने और क्लासरूम से बाहर ले जाकर प्राचीन धरोहरों से रूबरू कराने के उद्देश्य से जोधपुर जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता ने एक नवाचार शुरू किया है। इसके लिए कलेक्टर जोधपुर के उम्मेद उद्यान में स्थित स्टेट ऑफ द आर्ट म्यूजियम की सैर करवा रहे हैं। इसी कड़ी में पावडा तथा उदय मंदिर क्षेत्र के कई स्कूलों के बच्चों को म्यूजियम की सैर कराई गई। म्यूजियम पहुंचे बच्चे बहुत उत्साहित नजर आए। बच्चों की माने तो उन्हें आज प्राचीन हथियारों की प्रदर्शनी और प्राचीन कला की कारीगरी को देखा, जिससे उन्हें ऐतिहासिक चीजों को समझने का मौका मिला। बच्चों ने कलेक्टर की इस पहल की जमकर तारीफ की। वहीं कलेक्टर ने कहा कि बच्चों को स्कूली शिक्षा के साथ साथ इस प्रकार के शैक्षिक टूर की भी जरूरत है, ताकि वे मनोरंजन के साथ साथ अपने इतिहास और कलाओं के बारे में भी जान सके। उन्होंने कहा कि धीरे धीरे शहर के हर स्कूल के बच्चों को म्यूजियम सहित जोधपुर के दार्शनिक स्थानों पर ले जाने की योजना है। जैसलमेर के गजरूप सागर के मठ पर 3 दिनों तक चल रहे 12 ज्योतिर्लिंग स्थापना समारोह संपन्न हो गया। इस अवसर पर गजरूप सागर ठिकाने से शहर परिक्रमा हेतु शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में सैकड़ों वाहनों पर सवार महिलाओं सहित हजारों श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। समारोह में कई मठों के साधु संत भी मौजूद रहे। शोभा यात्रा का जगह जगह भव्य स्वागत किया गया। लोगों ने फूलों की बारिश कर लोगों का स्वागत किया, जिससे सड़कों पर फूलों की चादर बिछ गई। हालांकि शहर में धारा 144 लागू थी, लेकिन फिर शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में लोग शामिल भी हुए। इस दौरान सुरक्षा को लेकर भी खास इंतजाम किए गए। उपखंड अधिकारी डीएसपी सहित भारी पुलिस जाब्ता भी शोभा यात्रा के साथ चलता रहा। शोभा यात्रा गजरूप सागर ठिकाने से रवाना होकर ट्रांसपोर्ट नगर, गड़ीसर चौराहा, गोपा चौक, शिव मंदिर और गीता आश्रम होते हुए वापसी गजरूप सागर पहुंची। कई बार इंसान की काबिलियत उस मुकाम तक ले जाती है जहां उसने कभी सोचा भी नहीं होता, लेकिन अपनी काबिलियत के दम पर वो उसे हासिल कर दिखा देता है। ऐसा ही कुछ बिहार में एक मजदूर के बेटे ने कर दिखाया, जिसे लाफायेट कॉलेज अमेरिका में ग्रेजुएशन में नामांकन मिला है। फुलवारी शरीफ के गोनपुरा गांव के रहने वाले प्रेम कुमार को इसके लिए 2.5 करोड़ की डायर फेलोशिप मिली है। प्रेम भारत में ऐसी उपलब्धि हासिल करने वाले गिने चुने छात्रों में से एक हैं। प्रेम दुनिया भर के इन 6 छात्रों में से एक हैं जिन्हें लाफायेट कॉलेज के प्रतिष्ठित डायर फेलोशिप मिलेगी। प्रेम बिहार के महादलित मुसहर समुदाय से आते हैं और अपने परिवार से विदेश जाने वाले पहले सदस्य होंगे। उनका परिवार गरीबी रेखा के नीचे बीपीएल श्रेणी में आता है और राशन कार्ड धारक है। प्रेम फिलहाल शोषित समाधान केंद्र में 12वीं कक्षा के छात्र हैं। लाफायेट कॉलेज में वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग और अंतर्राष्ट्रीय संबंध की पढ़ाई करेंगे। मैं 12th में था तभी मैंने अप्लाई किया था, क्योंकि जब ये प्रोग्राम होता है एफडीपी प्रोग्राम होता है तो उसमें आप अप्लाइंग ईयर मतलब कैंडिडेट होते हैं, तो आपको बहुत सारे कॉलेज रिसर्च मतलब आप करते हैं कि आपको मतलब आपका मेजर क्या है, आप उस कॉलेज का रिसर्च कीजिए। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में कार की जगह पानी के टैंकर पर निकली बारात ने सबको हैरान कर दिया। दरअसल पानी की समस्या की ओर ध्यान दिलाने के लिए एक नवविवाहित जोड़े ने पानी के टैंकर पर अपनी बारात निकालने का फैसला किया और साथ ही संकल्प लिया कि जब तक समस्या का समाधान नहीं होता वो हनीमून पर नहीं जाएंगे। विशाल कोलेकर की गुरुवार को शादी हुई थी और इसके बाद नवविवाहित जोड़े ने अपने इलाके में पानी की समस्या को उजागर करने के लिए पानी के टैंकर पर बारात निकाली। एक निजी कंपनी में काम करने वाले विशाल कोलेकर ने कहा कि अनियमित पानी सप्लाई को लेकर प्रशासन को कई बार अवगत कराया, लेकिन कई बार शिकायत के बाद भी पानी की समस्या का समाधान नहीं किया गया है। विशाल के मुताबिक इलाके के लोग अपनी जरूरतों के लिए पानी के टैंकरों पर निर्भर रहते हैं, इसीलिए बारात में कार की जगह पानी के टैंकर का इस्तेमाल किया। टैंकर पर एक बैनर लगा हुआ था जिस पर लिखा हुआ था कि जब तक पानी की समस्या का समाधान नहीं हो जाता वे हनीमून पर नहीं जाएंगे। इन दिनों पुरी में रथ यात्रा की धूम है।
आषाढ़ शुक्ल द्वितीया से कई श्रद्धालु यहाँ जुटे हैं और भगवान की इस दिव्य यात्रा के साक्षी बन रहे हैं। रथ यात्रा की शुरुआत और इसकी योजना हर साल बसंत पंचमी से ही शुरू हो जाती है। इसके बाद हर विशेष तिथि पर खास आयोजन किए जाते हैं। आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को रथ यात्रा की शुरुआत होती है। इस दौरान भगवान अपनी मौसी गुंडीचा के मंदिर तक रथ से जाते हैं और वहां 9 दिनों तक प्रवास के बाद वापस अपने श्रीनिवास मंदिर में आते हैं। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की दशमी को घर वापसी की यात्रा निकाली गई, जिसे बाहुदा रथ यात्रा कहते हैं। रथ यात्रा में कई तरह की परंपराएं निभाई जाती हैं। इसकी समाप्ति भी बाहुदा रथ यात्रा से होती है। गुंडीचा मंदिर में त्रिमूर्ति के प्रवास के बाद भक्त देवताओं के 3 रथों को उनके निवास श्री मंदिर में वापस खींचने के लिए तैयार करते हैं। पुरी के राजा छेरा पन्हारा नामक एक विशेष अनुष्ठान के बाद भक्त रथों को मुख्य मंदिर श्री राम मंदिर में वापस खींचकर लाते हैं।